नमस्कार दोस्तों, विजय किरण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास सामाजिक अकाउंटिंग। तो अब देखिए सामाजिक अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ, क्यों लाया गया ये कंसेप्ट। तो देखिए कोई भी कंपनी है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, तो अब ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट बना के क्या करती है, ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए कहाँ से एम्प्लॉयज के आते हैं, ये समाज के ही लोग होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं। और फिर क्या करती है, ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन रहा है और क्या करेगी, यही प्रोडक्ट फिर कहाँ पर बेचा जाता है, कंपनी के द्वारा समाज में बेचा जाता है। तो ये सोशल अकाउंटिंग क्या कहती है कि देखिए आप सभी चीजें, मतलब जो प्रॉफिट एक्चुअल में देखा जाए तो ये प्रोडक्ट बेच करके फिर क्या होगा, कंपनी को इससे सेल मिलेगी और कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर प्रॉफिट कमा रही है। तो कंपनी अपना प्रोडक्ट कहाँ पर बेच रही है, समाज में बेच रही है। और प्रॉफिट कहाँ से कमा रही है, समाज से कमा रही है। अब इससे होता क्या है कि देखिए कंपनी ने अपनी क्या बेचे, प्रोडक्ट बेचे, उससे पैसे तो कमाए, पर आपने देखा होगा कि ये कंपनी की क्या लगी हुई है, फैक्ट्री लगी हुई है। तो इससे क्या निकलता है, इससे निकलते हैं कई बार यहाँ से क्या जहरीले पदार्थ निकलते हैं, जो हवा में वो उनके पोल्यूशन छूटता है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजों से क्या इफेक्ट आएगा, जो यहाँ पर लोग रहेंगे समाज में, इनके ऊपर, इनके स्वास्थ्य के ऊपर भी क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक अकाउंटिंग जो है, सामाजिक अकाउंटिंग ये बताती है कि कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने जो इम्पैक्ट आया, ये सब कारण से कंपनी कहाँ से प्रॉफिट कमा रही है, समाज से प्रॉफिट कमा रही है। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं समाज पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो समाज को क्या करना चाहिए, समाज के लिए कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को कुछ अच्छे काम करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रॉफिट कंपनी के पास आ रहा है आज ये प्रोडक्ट सेल करके, वो कहाँ से आ रहा है, सोसाइटी से आ रहा है। जैसे आज टाटा कंपनी हुई या मारुति लिमिटेड हुई, तो मारुति लिमिटेड क्या कर रही है, कार बना रही है, कार मैन्युफैक्चरिंग करके वो किसे बेच रही है, हम लोगों को बेच रही है। तो हम जो लोग उनसे कार खरीद रहे हैं, तभी तो उनके पास प्रॉफिट जा रहा है। तो सोशल अकाउंटिंग ये बोलते हैं कि अब देखिए आपने कार बनाई, तो उसमें क्या होता है, पोल्यूशन होता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आज हमारे ऊपर ही उसका इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो रहा है, तो उसका पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है, वहां की जो फैक्ट्रियां हैं, वहां के जो उद्योग हैं, वो मतलब वो प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, पर इसका इम्पैक्ट किस पर आ रहा है, सोसाइटी पर आ रहा है। तो सोशल अकाउंटिंग ये बोलती है कि जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, इसको आप कम करिए, इसके लिए काम करिए। क्या करिए, इसके लिए काम करिए, लोगों के लिए काम करिए, लोगों के भले के लिए काम करिए। तो अब क्या करती है कंपनियां, जैसे आपने देखा होगा सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। सीएसआर किसको बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 के अंतर्गत सीएसआर मैंडेटरी कर दिया गया है कंपनी के लिए। इसमें क्या होता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसका 2% आपको क्या करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उपयोग में लाना पड़ता है। मतलब जैसे कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को स्कूल बना देना चाहिए, गरीब लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर देनी चाहिए, पूरा एक शेड्यूल है सीएसआर का, उसके अंतर्गत ये करना चाहिए। तो सोशल अकाउंटिंग क्या बोलती है कंसेप्ट, कि आप क्या करें, अब आपने इतना प्रॉफिट कमा लिया, अब समाज के ऊपर गलत इंपैक्ट आ गया, तो आप क्या करिए, इसको सही करिए। तो कैसे सही करेंगे, आप करिए उनके लिए अच्छे काम, भले काम करिए। मतलब आप क्या करिए, हॉस्पिटल बनाइए, आप पानी के खोलिए, टंकियां लगवाइए, बोरिंग कराइए, आप बच्चों की शिक्षा के लिए काम करें, स्वास्थ्य के लिए काम करें, धर्मशालाएं करें। मतलब जो भी एक अच्छे काम करने चाहिए वो सारे काम आपको करने चाहिए, क्योंकि एक तरफ जो इम्पैक्ट आया है उसको तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, साथ में ही आप क्या समाज के लिए कर रहे हैं, ये दोनों चीजों को देखा जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट क्या आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, समाज के अच्छे के लिए काम करते हैं, और हमारे काम से जो समाज के ऊपर गलत इंपैक्ट आया, जैसे पोल्यूशन हुआ, तो ये दोनों चीजों को जिसके अंतर्गत लिया जाता है, उसे ही कंसेप्ट को क्या कहते हैं, सोशल अकाउंटिंग कहते हैं। उसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं, सोशल अकाउंटिंग कहते हैं। अब हम फटाफट से इसको कवर करते जाते हैं, चीजें समझते जाते हैं। तो देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में इसको जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि कारपोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम का ये क्या होता है, हिस्सा होता है। इसमें क्या बोलते हैं कि कंपनी पर्यावरण पर, कंपनी के प्रभाव पर और सामाजिक कल्याण पर इसके प्रभाव का क्या करता है, ये आकलन करता है कि आपके सारे काम से समाज पे क्या इम्पेक्ट आया, आपने जो अच्छे काम करे उस पर समाज पे क्या इम्पैक्ट आया, ये इस पर अवधारणा पर बेस्ड होता है। और ये क्या बोलता है कि केवल प्रॉफिट पर ही ये फोकस नहीं करता। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है सतत विकास पर केंद्रित होता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर होता है कि हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार से सभी चीजों का उपयोग करना चाहिए कि हमारा लगातार विकास होता रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका फायदा मिलता रहे। ये किसके ऊपर है, सोशल अकाउंटिंग किसका सबसेट है, तो ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क का ये
है, क्या है, एक सबसेट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रिपल बॉटम लाइन का सोशल अकाउंटिंग किसका सबसेट है, तो ट्रिपल बॉटम लाइन का सबसेट है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जो प्रदर्शन के 3 आयामों को कवर करता है, जो किस किस को कवर करता है, सामाजिक, पर्यावरण और वित्तीय। सामाजिक, पर्यावरण और वित्तीय, कौन कौन सी, सामाजिक, पर्यावरणीय और वित्तीय, मतलब प्रॉफिट और जो प्यूपल है वो और प्लेनेट, ये 3 पी से मिलकर बना होता है। 3 पी से मिलकर बना होता है, प्यूपल, प्लेनेट और प्रॉफिट। प्यूपल, प्लेनेट और प्रॉफिट, ये क्या है, ट्रिपल बॉटम लाइन फॉर सस्टेनेबिलिटी। मतलब ये क्या बोलता है, आपको सब चीजों को मैनेज करना चाहिए, मतलब आप अपने प्रॉफिट भी बढ़ाइए, पर क्या करिए, आप लोगों का भी ध्यान रखिए और आप समाज का भी ध्यान रखिए। मतलब जो हमारी समाज से, मतलब यहाँ पर समाज का भी ध्यान रखिए और हमारे प्लेनेट का भी, मतलब पृथ्वी का भी ध्यान रखिए। इस प्रकार से आप प्रॉफिट कमाएं जिससे क्या हो, हमारी जो पृथ्वी है वो भी बची रहे आने वाली पीढ़ियों के लिए, लोगों के स्वास्थ्य पर भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आए और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता रहे। इस प्रकार से काम करें, ठीक है। जैसे आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, तो उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि समाज पर वो जो इन्वायरमेंट है उस पर उतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये सब चीजें काम में आती है, सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित होती है। विचारधाराएं क्या है, सामाजिक उत्तरदायित्व की एक नई चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या बोलता है, सोशल अकाउंटिंग इसके ऊपर बेस्ड होता है। अब ये क्या बोलते हैं, कहां कहां पर सोशल अकाउंटिंग लगता है, मतलब स्कोप क्या है सोशल अकाउंटिंग का। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि आर एल ब्रूमेट या ब्रूम ने नवंबर 2073 में, ठीक है, 1973 में इन्होंने क्या दिया था, टोटल परफॉर्मेंस का अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। टोटल परफॉर्मेंस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उन्होंने 5 क्षेत्रों को इसमें कवर करा था। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि किसने दिया था, आर एल ब्रूमेट ने क्या क्या दिए थे, अपने 5 क्षेत्र दिए थे, तो उसके नाम वो दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कौन सा क्षेत्र दिया था। या तो वो ये पूछ लेगा, या क्या करेंगे, वो 4 ऑप्शन देंगे तो उसमें से एक ऑप्शन बोल देंगे इनमें से कौन सा आर एल ब्रूमेट ने नहीं दिया, ये पूछ लेंगे। तो वो 3 नाम दे देंगे और एक नाम कोई सा दूसरा दे देंगे आपको, तो वो आइडेंटिफाई करने को दे देंगे। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या दिया था इनके द्वारा। तो ये 5 नंबर आपको, 5 नाम जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो पहला कौन सा था, नेट इनकम कंट्रीब्यूशन। दूसरा कौन सा था, ह्यूमन रिसोर्सेस। मतलब नेट इनकम कंट्रीब्यूशन क्या बोलती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट तो कमाना चाहिए, पर क्या करना चाहिए, प्रॉफिट के साथ साथ उसको समाज पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देगी तो वो जीवित ही नहीं रह पाएगी। मतलब कोई भी व्यवसाय जब तक चलता रहेगा जब तक वो प्रॉफिट कमाता रहेगा। तो इससे प्रॉफिट तो कमाना चाहिए पर साथ साथ समाज का भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्सेज में हमें क्या करना चाहिए, हमारे यहाँ जो कर्मचारी है उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उनको पदोन्नति देना चाहिए, सही उनकी वेजेस देनी चाहिए। ये सारे काम इसके अंतर्गत होते हैं। पब्लिक कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि समाज पर हमारा इंपैक्ट क्या हो रहा है, समाज के लिए अब हम सारा प्रॉफिट कहाँ से कमा रहे हैं, समाज से कमा रहे हैं, तो हमें समाज के लिए भी अच्छे काम करना चाहिए। जैसे स्कूल खोलना चाहिए, स्वास्थ्य की सेवाएं उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए, अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों के लिए काम करना चाहिए, गरीब लोगों की मदद के लिए, मतलब इस तरह से जो सामाजिक कार्य होते हैं वो करना चाहिए। इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि समाज जो इन्वायरमेंट है उस पर हमारे क्या हो रहा है, हमारे उद्योग के कारण क्या गलत इंपैक्ट आ रहा है और उसको कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सब है। प्रोडक्ट एंड सर्विस कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत क्या आता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है, इसमें क्या करते हैं हम योगदान में, इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस देख रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी, जो सर्विस दी जा रही है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, वो इस प्रकार से होनी चाहिए जिसमें हम लोगों के अच्छे के लिए काम करें। मतलब हमारा प्रोडक्ट हार्मफुल नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल देखते हैं ना कि जो बच्चों के, छोटे बच्चों के टॉय होते हैं वो पहले कैसे ऐसे प्लास्टिक से बनाए जाते थे जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते थे। तो बीच में आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट ऐसे आते थे कि जो बच्चों को कहा जाता था कि वो बच्चे मुंह में ना ले ले क्योंकि वो खराब हो सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, वैसे प्लास्टिक को बैन करा गया सरकार के द्वारा। तो कंपनियों को भी क्या कोशिश करनी चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट दें जो हमारे जो कंज्यूमर है उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। तो एक तो ये दिया इन्होंने, 5 चीजें दी हैं। क्या दिया है, नेट इनकम कंट्रीब्यूशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, पब्लिक कंट्रीब्यूशन और इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, NHPEP, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या है, एन मतलब नेट, एच पी है ना, HP और EP,
HP और EP। ठीक है, नेट में क्या है, नेट में है HP की गैस आती है तो HP और EP, HP और EP, इस तरह से आप इसकी एक न्यूमेरिक बना सकते हैं कि N, HP और EP। ठीक है, HP का पेट्रोल होता है तो HP एक साथ आ जाएगा। नेट पे क्या है, HP और EP है, नेट पे क्या है, HP और EP है। किसको, किसने दिया है, ये RL ब्रूमेट ने दिया है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा यहां से एग्जामिनर। दूसरा कौन सी दिया है, इन्होंने किस क्षेत्र को कवर किया है, तो इन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्स एंड इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट एंड सर्विस कंट्रीब्यूशन ये दिया है। ये चार क्षेत्र किसने कवर करे हैं, तो ये चार क्षेत्र करे हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंसी कमेटी ऑफ यूएसए। अकाउंटेंसी कमेटी जो यूएसए की है उसने इन चार क्षेत्रों को कवर किया। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के जो चार क्षेत्र हैं उनको ये कवर किया है। तो मैंने आपको ये टेबल में दे दिया, एक बार अच्छे से देख के जाइएगा। एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन, एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। दूसरा, एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछने के चांसेस है। अगर एक और कोई सा उनको क्वेश्चन पूछना होगा तो एक तो यहाँ से पूछ सकते हैं, एक यहाँ से पूछ सकते हैं कि ट्रिपल बॉटम लाइन किसके लिए दिया गया है। तो ट्रिपल बॉटम लाइन एक तो सस्टेनेबिलिटी के दिया गया है और सोशल अकाउंटिंग के अंतर्गत दिया गया है। सोशल अकाउंटिंग क्या है, तो सोशल अकाउंटिंग ट्रिपल बॉटम लाइन का ही क्या है, सबसेट है। ट्रिपल बॉटम लाइन बोलता है कि आपको प्यूपल, प्लेनेट और प्रॉफिट का ध्यान रखना चाहिए, 3P का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसे क्या शॉर्ट में लिखा जाता है 3P। तो ये क्या बोलते हैं कि आपको इस प्रकार से अपने प्रोडक्ट और सर्विस बनानी चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट भी बढ़े, लोगों का भी ध्यान रखा जाए और हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारी पृथ्वी है वो भी बची रहे। तो जो सोशल अकाउंटिंग है वो किसका सबसेट है, तो ट्रिपल बॉटम लाइन का सबसेट है। ये क्या करते हैं, समाज पर हमारे प्रभाव को, मतलब जो सोशल, जिसका हमारा जो व्यापार है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये बताने के लिए सोशल अकाउंटिंग की जाती है। इससे याद है, अब एक एक करके हम फटाफट से क्या करते हैं, इसके जो स्कोप थे उनको कर लेते हैं। तो पहले क्या है, नेट इनकम कंट्रीब्यूशन। अब नेट इनकम कंट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखिए उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है कि आपको ये महत्व क्या बोलता है, प्रॉफिट पर महत्व नहीं देता। पर RL ब्रूमे क्या कहते थे कि भैया कोई भी कंपनी कब तक जीवित नहीं रह सकती, अगर उसका प्रॉफिट नहीं होगा तो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, वो बीमार हो जाएगी और क्या हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी और समाज के लिए भी बोझ है। तो ये बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रॉफिट तो कमाना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी जब अच्छे प्रॉफिट में होगी तभी तो वो समाज के लिए कुछ काम करेगी। जैसे टाटा कंपनी हुई, तो आज टाटा कंपनी लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, तो वो समाज के लिए अब कुछ काम कर सकती है। तो ये बोलते हैं कि भैया आपको प्रॉफिट जो है कंपनी को अच्छा कमाना चाहिए, वो प्रॉफिट जब अच्छा कंपनी कमा लेगी तो अपने आप समाज के लिए काम करेगी। और इनका एक और पर्पस क्या था, इनका उद्देश्य ये था कि कंपनी को प्रॉफिट कमाना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, समाज के योगदान में काम करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, जो श्रमिक वर्ग काम करते हैं, उनके लिए हमें क्या होगी, अब तो जागरूकता आ गई है, तो हम ह्यूमन रिसोर्सेज को भी क्या मानते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग की नहीं जाने लगी है। इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्सेज को अब तो हम संपत्ति मानने लग गए। तो ये वो बोलती है कि आप क्या करिए, अपने यहाँ कर इस प्रकार की पॉलिसी लाइए कि जिसमें क्या हो, आप प्रॉपर्ली प्रबंधन कर पाए, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनकी भी भर्ती किए जाए, विकलांग जो लोग होते हैं उनको भी अवसर दिए जाएं, उनके कर्मचारियों के कल्याण के लिए, मतलब उन्हें बीमा दिया जाए, उनके स्वास्थ्य की सेवाएं दिए जाएं, उनके परीक्षण दिया जाए ताकि वो अच्छे से काम करे, नौकरी पर परीक्षण दिया जाए, उनकी पदोन्नति का ध्यान रखा जाए। अल्टीमेटली क्या किया जा रहा है, ये अपने यहाँ जो भी कर्मचारी होते हैं उनका क्या किया जाए, उनके भले के लिए काम किया जाए, उन्हें प्रॉपरली सैलरी दी जाए, अच्छी सैलरी दी जाए, उनको उनके भलाई के लिए कंपनी को काम करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पब्लिक कंट्रीब्यूशन। पब्लिक कंट्रीब्यूशन में ये बोलते हैं कि आपको क्या समाज पर होने वाले प्रभाव को नापना चाहिए और क्या करना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए आप काम करना चाहिए। जैसे क्लब, स्कूल, धार्मिक संस्थाएं, स्वास्थ्य केंद्र और पुस्तकालय और चौकों का रखरखाव, अल्पसंख्यकों विकलांगों को रोजगार का अवसर, ये सारी चीजें क्या होती है, समाज के लिए, मतलब आपको समाज के लिए क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। जैसे स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, धर्मार्थ संस्था के लिए काम करा, स्वास्थ्य केंद्र बना दिए। तो इस प्रकार के क्या किया जाता है, पब्लिक कंट्रीब्यूशन में इस क्षेत्र का क्या किया जाता है, एनालिसिस। मतलब यहाँ पे हमें ये किसकी बात कर रहे हैं हम सारे, कहाँ कहाँ पर सोशल अकाउंटिंग रखता है, मतलब कहाँ स्कोप है। तो हमने बताया कि यहाँ पर कंपनियों को काम करना चाहिए। इसके बाद इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन। इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो गलत इंपैक्ट आ रहा है, जैसे हमारे कारण क्या होता है, पानी खराब हो जाता है, हवा खराब हो जाती है, मिट्टी खराब हो जाती है। इसका एग्जांपल है जैसे दिल्ली,
तो आपको क्या करना चाहिए, फिर इस तरह से काम करना चाहिए ताकि उसके इम्पैक्ट को कम किया जाए। जैसे एयर प्योरीफायर लगाओ, कचरे का निस्तारण मतलब कचरे को प्रॉपर्ली डिस्पोज करो, और ध्वनि प्रदूषण को क्या करो, कम करने में आपको योगदान देना चाहिए। इसके बाद आपको क्या प्रोडक्ट और सर्विस कंट्रीब्यूशन के थ्रू सोशल में कैसे काम करते हैं समाज की बेहतरी के लिए। तो आपके जो प्रोडक्ट हो वो कैसे हो, पूरी तरह सुरक्षित हो, उनकी गुणवत्ता कैसी हो, अच्छी हो, पैकिंग अच्छी की जाए, उत्पाद का प्रचार और प्रसार हो, जो विज्ञापन हो वो सही हो, भ्रामक नहीं हो। जैसे इस प्रकार का भ्रामक विज्ञापन आते हैं ना कि ये क्रीम लगाइए और आप गोरे हो जाएंगे, तो इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापन है मतलब जिसमें सत्यता नहीं हो, इस तरह के विज्ञापन जो है आपको नहीं करने चाहिए। आपको जो हमारे कस्टमर है उनको सही जानकारी देनी चाहिए। इस प्रकार से पूरा काम प्रोडक्ट एंड सर्विस कंट्रीब्यूशन में किया जाता है। अब तो ये सारा क्या आ गया, कहाँ कहाँ सोशल अकाउंटिंग का आपको ध्यान में रखना चाहिए, कहाँ कहाँ आप कंपनी को सोशल अकाउंटिंग ध्यान में रखना चाहिए, ये हमने करा। अब इसके बाद हम कवर करेंगे कि सोशल अकाउंटिंग आपने की, अब उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट अप्रोचेस मतलब आपको किस प्रकार से बताना है, किस प्रकार से सोशल अकाउंटिंग को अपने अकाउंटिंग सिस्टम में काम में लेना है, किस प्रकार से आप उसको दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे अपने अपने काम के बारे में। ठीक है, अपने काम के बारे में आप कैसे बताएंगे, इस अप्रोच के बारे में। तो वो अब हम पढ़ रहे हैं कि सोशल अकाउंटिंग की कौन कौन सी अप्रोच है इस पर। तो देखिए सबसे पहले कौन सी अप्रोच आती है, पहली आती है क्लासिकल अप्रोच। ये क्या बोलती है, क्लासिकल अप्रोच क्या बोलती है सोशल अकाउंटिंग के लिए, कि देखिए आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। अब प्रॉफिट को क्या करना है, अधिकतम करना, पर कैसे करना है, कानून में रहते हुए, मतलब जो लॉ फॉलो करना है, सारे लॉ को फॉलो करना है, और समाज के भी सर्वोत्तम हित में काम करते हुए आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए। मतलब आप समाज के अच्छे के लिए भी काम करें, अपना भी प्रॉफिट कमाएं, और जो कानून है उनको भी आप ध्यान में रखें। ये कौन सी अप्रोच बोलती है, क्लासिकल अप्रोच। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या बोलती है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो है वो सबसे सरल और पारंपरिक तरीका। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या है, सबसे पारंपरिक तरीका। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये बता देते हैं कि हमने सकारात्मक चीजों को बताया जाता है। सकारात्मक चीजों का मतलब क्या हुआ, हम इसमें केवल क्या बताते हैं कि देखिए क्या क्या अच्छा अच्छा काम करा। जैसे हम बता देते हैं कि हमने 2 स्कूलों का निर्माण करा, कंपनी ने क्या करा, 2 स्कूलों का निर्माण करा। तो हम ये अच्छी बात है, तो बस हम ये बता दें 2 स्कूलों का निर्माण करा। इसमें पहलुओं को क्या है, गैर मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गैर मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत का मतलब क्या है कि 2 स्कूल बनाए हमने, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, निःशुल्क पढ़ाई के लिए 2 स्कूलों का निर्माण करा। तो ये क्या हुआ, हमने बस बता दिया कि हमने कितना अच्छा काम करा, 2 स्कूलों का निर्माण करा। पर उसमें बच्चे कितने पढ़ने आए, क्योंकि देखिए स्कूल बनाए किसके लिए गए, कि बच्चे आकर के पढ़े, उनकी शिक्षा ले वो अच्छा आकर के। पर अब ये गैर मात्रात्मक का मतलब क्या है, हमने 2 स्कूल बना दिए और कुछ भी नहीं। पर मात्रात्मक का मतलब क्या है, हमने 2 स्कूल बनाए, इसमें आज 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो काम करा, 2 स्कूल बनाने में जो खर्चा करा, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 400 बच्चों का आज भविष्य सुधर रहा है, 400 बच्चों को उससे फायदा हो रहा है। तो जब हम ये मात्रात्मक का मतलब क्या हुआ, जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और जब हम ये बताए जा रहे हैं बस कि हमने ये क्या क्या काम करा समाज की बेहतरी के लिए, गैर मात्रात्मक रूप से मतलब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये नहीं बताते हैं, तो फिर वो क्या बोला जाता है, गैर मात्रात्मक। तो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या बोलती है कि केवल ये बता दो क्या क्या अच्छे काम करे। जैसे हमने एक हॉस्पिटल बनाया, हमने एक स्कूल बनाया, हमने एक हॉस्पिटल बनाया, हमने अनाथ आश्रय बनाया। तो ये सारे क्या है, हमने बस बता दिया कि हमने क्या क्या काम करा। ठीक है, इसके बाद आता है इंटीग्रल वेलफेयर थ्योरिकल अप्रोच। तो ये अप्रोच क्या बोलती है, ये अप्रोच बोलती है कि लाभों और सामाजिक लागतों के युक्त एक रिपोर्ट बनाती है। मतलब क्या क्या लाभ हुआ, उसमें क्या क्या लागत लगी, मतलब समाज को हमसे क्या क्या लाभ हुआ है वो बताते हैं, और क्या बताते हैं, क्या क्या कॉस्ट लगी ये बताते हैं। और इसकी हम क्या रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें बताते हैं कि हमारे काम से समाज को क्या लाभ हुआ और उसके लिए हमने क्या क्या कॉस्ट लगाई है। तीसरी अप्रोच क्या, तीसरा दृष्टिकोण जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, इस अप्रोच में हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये प्रोग्राम बनाया कि 400 बच्चों को क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या बना लिया कि 400 बच्चों को स्कूली शिक्षा देना है फ्री में। अब कंपनी ने क्या स्कोप बनाया कि 400 बच्चों को फ्री में स्कूली शिक्षा देनी है। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, हमने योजना बना ली, लक्ष्य बना लिया कि अब 400 बच्चों को स्कूली शिक्षा देनी है। तो उसके लिए फिर हम क्या प्लान करेंगे कि भैया इनके लिए कितना स्कूल बनाना पड़ेगा। फिर हमने बात करी कि 2 स्कूल मिनिमम बनाने पड़ेंगे, तो फिर 2 स्कूलों के लिए कितना खर्चा आएगा। तो ये सारी पूरी परियोजना इसके अंतर्गत हम बनाते हैं। तो ये क्या होता है, ये कौन सी अप्रोच होती है, प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच होती है। अब पिक्टोरियल अप्रोच मतलब सचित्र दृष्टिकोण। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जब बताते हैं ना हमारी वार्षिक रिपोर्ट में कि हमने कैसा काम करा, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर हमने स्कूल बनाया तो स्कूल का फोटो लगा देंगे कि देखिए ये 2 स्कूल बनाए गए हैं, इसमें लोग पढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल बनाया तो ये हॉस्पिटल का फोटो लगा दिया, उसमें मरीज बैठे हुए। इस प्रकार से क्या हुआ, सचित्र हम अपनी जानकारी देते हैं। ठीक है, सचित्र प्रस्तुति करते हैं कि हमने क्या काम करा, उसके फोटोज भी लगे होते हैं।
फुट नोट अप्रोच मतलब इसमें क्या करते हैं, हम जो भी काम करते हैं उसका मात्रात्मकता भी शामिल की जाती है। मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि 2 स्कूल बनाए तो 2 स्कूलों में 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये मात्रात्मकता बताएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव में नोट लिखेंगे, एक अलग से अतिरिक्त फुट नोट लिखा जाता है कंपनी की रिपोर्ट में, और उसमें लिखा जाएगा कि हमने अभी 2 स्कूलों का निर्माण करा, इस वर्ष 2 स्कूलों का कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया, उसमें 400 स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारे काम के द्वारा 400 बच्चों को लाभ हो रहा है। समझ में आया? तो इस प्रकार से फुटनोट्स अप्रोच आती है। ठीक है, मॉडल से अप्रोच आने के चांसेस हैं। मॉडल से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, तो मॉडल ध्यान रखिएगा, मॉडल से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर पूरे, है ना। वहां पर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, वहां पर एग्जामिनर जो क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस है, ये वाले पॉइंट से पूछने के चांसेस है। वो या तो दे देगा कि किसने कौन से दिए थे, है ना, ये तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसका कंट्रीब्यूशन क्या था, तो ये वाले इन्होंने बातें बोली हैं और इनने ये बातें बोली हैं, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई से में, एक में से। यहाँ से अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, ये थ्योरी से मैंने इसलिए पढ़ा है कि एक बार आपके दिमाग में रह जाएगी, तो कभी क्वेश्चन बनेगा तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपसे, ठीक है, कि कौन सा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला क्या है, सेल्डर मॉडल, एल जे सेल्डर मॉडल। ठीक है, सेल्डर मॉडल ने क्या बोला था कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो इन्होंने प्रस्तुत की थी रिपोर्ट सामाजिक आय विवरण में डॉलर मूल्य, डॉलर वैल्यू इन सोशल इनकम स्टेटमेंट, इसमें इन्होंने प्रस्तुत की थी। तो ये रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि जो भी क्या होता है, जो भी सोशल अकाउंटिंग है, सोशल अकाउंटिंग के 2 मॉडल होने चाहिए। एक क्या होने चाहिए, वो संगठन जो क्या काम करते हैं, जो आय विवरण मतलब जिनका उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, और एक कौन होते हैं, प्रॉफिट कमाने वाले और गैर लाभकारी संगठन है, दोनों ही सेल करते हैं, दोनों ही परचेस करते हैं। तो इनका मतलब क्या है, दोनों के प्रॉफिट को अलग तरीके से बताना चाहिए। मतलब ये क्या बोलते हैं, ये किस तरह की बात बोलते हैं, ये बोलते हैं जो प्रॉफिट कमाने वाली मतलब जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, उनका सोशल अकाउंटिंग का पूरी रिपोर्टिंग अलग तरीके से होनी चाहिए, और गैर लाभकारी संगठन होते हैं उनकी अकाउंटिंग की जो प्रक्रिया है, मतलब जो रिपोर्ट है, वो पूरी तरह अलग होनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये 2 तरह की रिपोर्टों का वर्णन करते हैं। समझ में आई बात? ये किसने दिया था, तो सेल्डर मॉडल ने दिया था। कब दिया था इन्होंने, 1973 में दिया था। और उसमें क्या मॉडल बताए थे, हर व्यक्तियों के लिए अलग बताए थे, मतलब गैर लाभकारी संगठनों के लिए अलग और लाभकारी संगठनों के लिए अलग अलग मॉडलों का सुझाव दिया था। इसके बाद आया था एप्स मॉडल। एप्स मॉडल किसने दिया था, तो एप्स क्या है, एप्स एसोसिएशन इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब क्या करा था, यह मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका ने एप्स के सहयोग से बनाया था। ये एप्स मॉडल किसने दिया था, याद रखिएगा, एसोसिएशन इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, किसके साथ एसोसिएशन करके, एप्स के साथ एसोसिएशन करके ये बनाया गया था। इसमें क्या बोला गया था, इसमें 2 बातें बताई गई थी। इस मॉडल में 2 हिस्से होते हैं। किस मॉडल में 2 हिस्से होते हैं, देखिए इसमें 2 हिस्से होते हैं, मतलब 2 इसके पार्ट होते हैं, इसके यहाँ पर पार्ट होते हैं, वहां पर 2 टाइप बोले थे। ऊपर वाले मॉडल में क्या बोले थे, यहाँ पर क्या है, 2 पार्ट है, यहाँ पर 2 पार्ट है। कौन सा मॉडल है ये, 2 पार्ट में एप्स मॉडल है। तो इसमें क्या है, एक तो सामाजिक आय विवरण और एक क्या है, सोशल बैलेंस शीट। इसमें 2 क्या है, पार्ट है। इसके कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। तो एप्स मॉडल के कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। एक तो कौन सा पार्ट है, सामाजिक आय विवरण, दूसरा है सामाजिक बैलेंस शीट। तो मतलब आय विवरण का मतलब क्या है कि इससे समाज में जो हमारी पूरे इसका फॉर्मेट है, उसमें क्या होता है, आय विवरण बनाया जाता है और फिर उसकी क्या बनाई जाती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो हमारी भारतीय कंपनी ने किसने लिया है, ONGC, OIL, सेल, CCI, ये कंपनियों ने इस मॉडल को फॉलो किया है, क्योंकि ये भी सोशल अकाउंटिंग करती है। कंपनी क्या करती है, समाज के लिए ये सब काम करती है। तो इन्होंने इस मॉडल के अनुसार बनाया। तो मतलब इन्होंने भी क्या बनाई होगी, सोशल बैलेंस शीट बनाई होगी और सोशल इनकम स्टेटमेंट बनाया होगा। ये मॉडल 2 पार्ट है उसके। एक तो क्या बताता है, ये मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाओ, किसकी, सोशल अकाउंटिंग की। और ये क्या बोलता है, ये 2 तरह के बोलता है कि गैर लाभकारी संगठन के अलग होना चाहिए और लाभकारी संगठनों के अलग अलग रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मतलब दोनों की रिपोर्टिंग जो है वो अलग अलग है। इसके बाद क्या आया था, राल्फ व्यापक सामाजिक लाभ लागत मॉडल, राल्फ कंप्रेहेंसिव सोशल बेनिफिट कॉस्ट मॉडल बताया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कॉस्ट मॉडल बनाया था। किसने बताया था, राल्फ ने बनाया था। इन्होंने क्या बताया था, कंप्रेहेंसिव सोशल अकाउंटिंग सोशल बेनिफिट कॉस्ट मॉडल बनाया था। कब बताया था इन्होंने, तो देखिए इन्होंने बताया था कब, अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में बताया था, राल्फ ने अपनी पुस्तक में बताया था, कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग पुस्तक। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, IMP है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने नाम ही ये रखा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारी इसी के ऊपर क्या है, सोशल अकाउंटिंग के ऊपर ये तो कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग के ऊपर बुक लिखी है, और हमारा टॉपिक भी क्या है, सोशल अकाउंटिंग टॉपिक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं।
तो राल्फ ने कौन सी पुस्तक दी थी, तो कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग पुस्तक दी थी। और इस पुस्तक में उन्होंने क्या बोला था, सामाजिक रिपोर्टिंग के लिए एक व्यापक मॉडल तैयार किया था, है ना, व्यापक रूप से प्रस्तुत किया और पूरा मॉडल इन्होंने डिटेल में बताया। और इसमें क्या है, दो चीजों को शामिल किया गया, दो वस्तुओं को, मतलब दो आइटम पर आधारित है। कौन से आइटम पर आधारित है, इसमें कौन कौन से आइटम है, तो पहला है सोशल बेनिफिट मॉडल, पहला क्या है सोशल बेनिफिट, और दूसरा है सोशल कॉस्ट। सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट, मतलब इसमें क्या करते हैं, जब राल्फ ने क्या करा था, जब राल्फ ने समाज से इंटरेक्शन किया था, सोसाइटी से इंटरेक्शन किया था, बातचीत करने में, मतलब क्या इंटरेक्शन करा, और उन्होंने अपनी विचारधारा, क्या विचार व्यक्त किया था कि जो कारपोरेट इकाई है वो समाज को आर्थिक और गैर आर्थिक रूप से, मतलब क्या होता है, या तो आर्थिक रूप से कि जैसे समाज में लोगों को रोजगार मिला तो आर्थिक रूप से उनको बेनिफिट हुआ, गैर आर्थिक रूप से कैसा होता है कि जैसे समाज में उन्होंने क्या करा, हॉस्पिटल खोल दिया, रोड अच्छी कर दी, तो इस प्रकार से गैर आर्थिक रूप से। और आंतरिक और बाहरी रूप से क्या होता है कि को भी ये क्या करते हैं, लाभ प्रदान कर सकती है, मतलब जो कारपोरेट कंपनी है वो क्या करती है, इस प्रकार से समाज को क्या करती है, इंपैक्ट करती है, उनके बेनिफिट में काम करती है। दूसरा क्या बोलते हैं, ये सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब क्या है कि अब जैसे कंपनी ने क्या करा, फैक्ट्री लगाई, कंपनी ने फैक्ट्री लगाई, तो कंपनी की फैक्ट्री लगाने से क्या हुआ, पोल्यूशन हुआ, पोल्यूशन पानी गंदा हुआ, तो अब ये पानी जो गंदा बह करके जा रहा है, इससे क्या होगा, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक होगा। ये कंपनी की फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो ये किसके इम्पेक्ट होगा, किसको इम्पेक्ट करेगा, जो वहां आसपास लोग रह रहे हैं उस पर। क्या इसके लिए कंपनी ने भुगतान करा, कुछ भी नहीं। तो ये वही इम्पेक्ट पर फोकस करती है कि देखिए क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है सरकार के, मतलब ये कंपनी के जो काम से इम्पेक्ट क्या पड़ता है समाज के ऊपर, इसका इम्पेक्ट इसमें किया जाएगा। समझ में आया। त्याग चाहे वो कैसा हो, आर्थिक हो गैर आर्थिक हो, जो समाज द्वारा बनाया गया हो, जिसके भुगतान नहीं किया गया हो, सामाजिक लागत में शामिल है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यवसायिक इकाई द्वारा अपशिष्ट के निपटारे के कारण क्या हुआ, उसने अपशिष्ट का निपटारण किया, इससे क्या हुआ, उसकी वायु, मिट्टी और पानी को क्या हुआ, नुकसान हुआ। यदि वायु, मिट्टी और जल प्रदूषण में कमी के लिए कोई भी भुगतान कर रहा है तो सामाजिक लाभ के रूप में दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा, उसको सामाजिक लाभ के रूप में दिखाया जाएगा। राल्फ ने कारपोरेट इकाई के साथ साथ समग्र रूप से समाज के रिपोर्टिंग दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखते हुए लेखांकन मॉडल को प्रस्तुत किया था। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि जो जो आप अच्छा काम कर रहे हैं फिर उसको भी क्या करिए, आप उसको भी रिपोर्टिंग में शामिल करिए। समझ में आई बात। तो ये क्या बोलते हैं, ये दो दो इसके अंदर दो वस्तुओं को शामिल करते हैं। अब मैं एक बार मॉडल बता देता हूं क्योंकि मॉडल से मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। वो सोशल अकाउंटिंग देख के अच्छे से जाइएगा। सबसे पहले क्या है, सेल्डर मॉडल है। सेल्डर मॉडल क्या बोलते हैं, सेल्डर मॉडल कब दिया था, तो इन्हें डॉलर वैल्यू इन सोशल इनकम स्टेटमेंट में बोला था। क्या बोला था, देखिए सेल्डर मॉडल किसने द्वारा दिया गया है, सेल्डर मॉडल किसके ऊपर, ये भी पूछा जा सकता है। तो सेल्डर मॉडल मतलब डायरेक्ट ये मॉडल भी देकर के पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है। सेल्डरल मॉडल किससे रिपोर्टिंग है, सेल्डरल रिपोर्टिंग मॉडल, तो ये काय से रिलेटेड है, सोशल अकाउंटिंग से रिलेटेड है। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि सेल्डरल मॉडल किससे रिलेटेड है, तो हमें बोलना पड़ेगा कि सोशल अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, सोशल अकाउंटिंग से रिलेटेड। इसमें क्या बोला था इन्होंने कि जो लाभकारी संगठन है उनके लिए अलग रिपोर्टिंग होनी चाहिए सोशल अकाउंटिंग की, और जो गैर लाभकारी है उनके लिए अलग होनी चाहिए। इसके बाद कौन सा मॉडल आया था, एप्स मॉडल आया था। एप्स मॉडल किसने बनाया था, तो एप्स के सहयोग से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एसोसिएशन इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, किसके सहयोग से, तो एप्स के सहयोग से एप्स मॉडल बनाया गया था। इसमें कितने इससे होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो क्या होता है, सोशल इनकम स्टेटमेंट होता है और एक सोशल बेनिफिट स्टेटमेंट होता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये तो हमारी इंडियन कंपनी क्या करती है, यूज भी करती है इसको, है ना, एप्स मॉडल को। तो कौन कौन ने इसका यूज करा है, ओएनजीसी, सेल, सीसीआई, इनने क्या करा है, कुछ संशोधनों के साथ इस मॉडल को उपयोग में करा है। तो इसके दो पार्ट है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से बैलेंस शीट बना रहे हैं। एप्स मॉडल में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट बनाते हैं। एप्स मॉडल क्या बोलता है कि आप फाइनल अकाउंट बनाओ। किसके फाइनल अकाउंट बनाओ, फाइनल अकाउंट बनाओ आप कारपोरेट सोशल अकाउंटिंग के, सोशल अकाउंटिंग का फाइनल अकाउंट बनाओ। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं अल्टीमेटली, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या है, सोशल इनकम स्टेटमेंट और सोशल बैलेंस शीट है। ठीक है, और इसके बाद राल्फ मॉडल दिया था। राल्फ मॉडल ने कब दिया था, तो देखिए राल्फ मॉडल ने अपनी पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, कारपोरेट सोशल अकाउंटिंग। राल्फ ने कारपोरेट सोशल अकाउंटिंग पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में उन्होंने क्या बोला था, उस पुस्तक में इन्होंने इस मॉडल को परिभाषित किया था। और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो कौन सा पार्ट होता है, सामाजिक बेनिफिट होता है, और एक कौन सा होता है, सोशल कॉस्ट होता है। एक सामाजिक लाभ होता है और एक सामाजिक कॉस्ट होती है। ठीक है, सामाजिक लागत, सामाजिक लाभ, ये दो पार्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आया, पूरा सोशल अकाउंटिंग समझ में आया। एक बार देख जाइएगा, आप एक बार देख लीजिएगा, बस बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा, है ना, यहाँ से ये पॉइंट
और इसके बाद कहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होती है, 3P पर आधारित होता है, पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट। ये होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि आप इस तरह से प्रॉफिट कमाएं ताकि आपका प्रॉफिट भी हो, पीपल का लाभ भी हो और प्लेनेट को भी कम से कम नुकसान हो या बिल्कुल नुकसान हो। ट्रिपल जो सोशल अकाउंटिंग क्या होता है, सोशल अकाउंटिंग ट्रिपल बॉटम लाइन का क्या है, एक सबसेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि आप प्रॉफिट तो कमाएं, प्रॉफिट से परे आपको क्या करना चाहिए, सतत विकास पर केंद्रित होना चाहिए। मतलब सोशल अकाउंटिंग किस पर वो फोकस करती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करती है। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करती है। और दूसरा क्या है, हमारी कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत CSR को परिभाषित किया गया है। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि समाज के लिए आपको कंपलसरी लॉ के अंदर काम करना है, जो कंपनी अधिनियम की धारा 135 में बोला गया है CSR को, और इसमें 2% प्रॉफिट का आपको क्या करना है, CSR फंड में उपयोग करना है। इसका क्या इम्पेक्ट आता है, इसमें जो भी पैसा निकलेगा वो पैसा केवल आप समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे। तो समझ में आया सोशल सामाजिक लेखांकन, सोशल अकाउंटिंग। तो चलिए, आपको उम्मीद होगी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।